नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, हम बात करेंगे आज एक नए अध्याय के बारे में। कक्षा 9 के मेरे सभी प्यारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हैं वो अभी तक 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें लेसन पर हम प्रगति पर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो को आप आराम से देखिए, तब जाके आपको सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन समझ में आएगा, तभी आप अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आप जरूर पिछली वीडियो को अवगत हों, पढ़ें उनको। इस नए अध्याय के बारे में हम जानते हैं। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले वन्य प्राणी, यानी कि हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंदर हम बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमारा एक टॉपिक होगा, वो होगा प्राकृतिक वनस्पति। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा वन्य प्राणी। तो ये 2 टॉपिक हैं जिन पे हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में होगा कि भारत में हमारे देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाला देश में से एक है। कितने? भारत विश्व में 12 जैव विविधता वाला विविधताओं वाला देश है। कितने प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं? 12 प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में अगर बात करें, भारत में 12,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कितने प्रकार के हैं? 12,000 प्रकार के। आप अपने विद्यालय में, अपने आसपास में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी देखते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के प्राणी भी आप अपने आसपास के इलाकों में देखते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, विस्तृत जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं। बारंबार इनको अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारे दिल, मस्तिष्क, दिमाग सब में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और यही टॉपिक है वो हमारे दिमाग में वो है याद रहेगा। क्यों? बार बार पढ़ने से क्या होता है, सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब क्या आपको पता है कि भारत में 12,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं? इसी कारण भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? भारत है वो पेड़ पौधों में या वनस्पति के प्रकार की बात करें तो 12 यानी 10वें स्थान पर है। तो पेड़ पौधों की जातियों के अनुसार पेड़ पौधों की पौधों की जातियों के
अनुसार भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। क्या है? 10वें स्थान पर है। और वहीं हम बात करें एशिया की, किसकी? एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर की बात करेंगे तो एशिया के अंदर है, इसी के नीचे आपको लिखना है एशिया में चौथे स्थान पर है। एशिया में चौथे स्थान पर है। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इसे नोट कर ले में। आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में बात करें तो देखिए भारत में 15,000 फूलों की जातियां हैं। कितनी हैं? 15,000 फूलों की क्या है? जातियां हैं यहां पर, जो विश्व का 6% है। यानी कि भारत में 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे हैं। क्या हैं? 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे हैं, जो विश्व का 6% है। कितना है? 6% है विश्व का। फूल आप जानते हो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। आप अपने आसपास में बहुत सारे प्रकार के फूल देखते हैं, उनके छोटे छोटे पौधे होते हैं, फूलों के अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो वो फूलों के पौधे हैं, वो 15,000 फूलों की जातियां हैं, जो विश्व का 6% है। पूरे विश्व में जहां 100% है, वहां भारत का भाग है, वो 6% भाग है, वो भारत अकेला देता है। पूरे 200 कहा जाता है कि विश्व में 201 देश हैं, तो उनमें 6% भाग है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का ही आता है। तो इनमें कई फूलों के पौधे हैं, यानी कि पौधे ऐसे भी हैं जिन पर क्या है? फूल नहीं उगते। कई पौधे ऐसे भी हैं जिन पर फूल नहीं उगते हैं। क्या होता है? जिन पर फूल नहीं उगते हैं, जैसे शैवाल, कवक, जैसे शैवाल, कवक, इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है फंजाई। क्या कहा जाता है? साइंस की भाषा में फंजाई कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 90,000 प्रकार के जानवर हैं या जीव जंतु हैं। जानवर हैं, ठीक है ना? कितने? भारत में 90,000 प्रकार के जीव जंतु या जानवर मौजूद हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है इनकी परिभाषा। ठीक है, तो इनकी परिभाषा आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक
वनस्पति की परिभाषा की बात करते हैं तो आइए देखिए कि वह पौधे या वह वनस्पति वनस्पति का वह भाग जो बिना किसी जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना पैदा होता है। क्या होता है? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना पैदा होता है, या यूं कह सकते हैं पैदा होता है, या अपने आप उग जाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। क्या बताया? वापिस एक बार रीड कर लीजिए। वनस्पति का वह भाग, यानी कि वह वनस्पति जो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी मनुष्य की सहायता के बिना पैदा होता है। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना पैदा होता है या अपने आप उग जाता है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। नोट कर लेना इसको अपने नोटबुक में। अब उसके बाद में बात करेंगे, वो होगी हमारी वन्य प्राणी की। ठीक है, वन्य प्राणी तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति की ही। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यानी कि प्रकार, एक प्रकार तो हो गया देशज, दूसरा होता है विदेशज। वह यानी कि देशज यानी कि वनस्पति के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, देशज और विदेशज। दो प्रकार के होते हैं, जिनमें देशज किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे देशज की। देशज वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, देशज वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, क्या कहते हैं? देशज वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। दूसरी बात करें तो वो है विदेशज। विदेशज की बात करते हैं तो विदेशज है, देखिए वो पौधे जो
वो पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं विदेशज कहलाते हैं। वह पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए प्राकृतिक वनस्पति की, परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद में उसके प्रकार देख लीजिए प्राकृतिक वनस्पति के। इनको दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो है देशज और एक है विदेशज प्रकार के। तो देशज के बारे में आप नोट कर लीजिए और विदेशज के बारे में भी नोट कर लीजिए कि विदेशज को क्या कहा जाता है, देशज को क्या कहा जाता है। देशज वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, देशज वनस्पति कहलाती है। विदेशज वो पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं विदेशज कहलाते हैं। इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि इनको किस प्रकार से बांटा गया है, यानी कि विविधता के कारण, विविधता के कारण क्या है। विविधता के कारणों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम धरातल की। किसकी बात करेंगे? धरातल की बात करते हैं। धरातल को हमें दो भागों में विभाजित कर दिया है, भूभाग और वर्षा, यानी भूभाग और मृदा। भूभाग और मृदा दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। अब इसे दूसरा प्रकार है वो है जलवायु। जलवायु को हमने तीन भागों में विभाजित कर दिया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपके तापमान। कौन सा आता है? तापमान। दूसरा आता है आपके सूर्य से दूरी। सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं हम इसे, दूरी की जगह हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तीसरी की बात हम करें तो तीसरा हमारे आ जाता है वर्षा। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से हम इन भागों को भी देख सकते हैं और इन भागों को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विविधता के आधार पर धरातल के बारे में चर्चा करते हैं। तो धरातल के बारे में चर्चा करते हैं, तो आइए देखिए। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी जानकारियां हैं वो भी इकट्ठी करनी है, तो वो देखते हैं कौन कौन सी जानकारियां हैं। कि ब्रिटिश भारत में प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? ब्रिटिश भारत में प्रथम वन नीति, ब्रिटिश भारत में प्रथम वन नीति है वो 1894 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1894 में। कब लाई गई थी? 1894 में। इसके उद्देश्य क्या थे, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है वो वन संरक्षण कर लाभ प्राप्त करना था। क्या करना था? वन संरक्षण कर लाभ प्राप्त करना था। वन संरक्षण कर लाभ प्राप्त करना। वन संरक्षण करके क्या करना है? वनों को संरक्षित कर उनसे क्या किया जा सकता है? लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये थी भारत में ब्रिटिश नीति। अब भारत में प्रथम वन संरक्षण कानून कब पारित किया गया था? भारत में प्रथम वन संरक्षण कानून, भारत में प्रथम वन संरक्षण कानून
कब पारित हुआ था? वो हुआ था 1927 को। कब किया गया था? 1927 को हुआ था। कब किया गया था? 1927 को प्रथम वन संरक्षण कानून। ठीक है, अब बात करते हैं, यह तो पहले की बात में, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। वन नीति कब पारित हुई थी? 1952 में हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय वन नीति। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति। अब इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखना है, इसको किस में शामिल किया गया था? यह किस विषय में शामिल किया गया था? राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। किसमें? राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। फिर क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को इसे क्या किया गया? 42 संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को इसे समवर्ती सूची में डाला गया। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में रखा गया। पहले तो यह राज्य सूची में थी। आपको पता है कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां थी। संघ सूची पर केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कार्य करती है, और समवर्ती सूची पर दोनों का ही समावेश होता है। क्या होता है? इस पर राज्य सूची भी कार्य कर सकती है और संघ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसे समवर्ती सूची में रखा गया था। देखिए, उसके बाद में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। यह कब पारित हुआ था? यह हुआ था 1980 ईस्वी को। कब हुआ था? 1980 ईस्वी को। इसके तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया? वो खोला गया था देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर खोला गया था? देहरादून। कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्या है इसकी? उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। ये कब खोला गया था? 1981 को। कब है?
1981 को खोला गया था। उसके अलावा एक खोला गया था भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन सा है? भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। यह खोला गया था, आपको पता है, लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ। कहां है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। यूपी में, ठीक है। कब खोला गया था? 1981 को खोला गया था। कब खोला गया था? 1981 को इसे खोला गया था। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ। कब हुआ? 1986 को पारित हुआ था। और भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अधिनियम 2002 को पारित हुआ। कब हुआ? 2002 को पारित हुआ था। और भारतीय वन एवं पर्यावरण नीति कब पारित की गई थी? भारतीय वन एवं पर्यावरण नीति कब पारित हुई थी? 2010 ईस्वी को। कब हुई थी? 2010 ईस्वी को भारतीय वन एवं पर्यावरण नीति पारित की गई थी। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये टॉपिक्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। इन टॉपिक्स पे आपको चर्चा करनी है, याद करना है इन्हें, क्योंकि यह टॉपिक याद हो गए तो हमें लगभग चीज़ों के बारे में क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। लगभग चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन कर लेंगे। ये वो मुख्य टॉपिक हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं अब हम देखते हैं कि धरातल, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए धरातल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने धरातल के बारे में पढ़ा था कि धरातल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है भूभाग, एक है मृदा। इन दो भागों में इसे विभाजित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूभाग के बारे में। तो देखिए भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की जलवायु वनस्पति नहीं हो सकती? क्या सभी जगहों पर एक प्रकार की जलवायु यानी वनस्पति नहीं पाई जा सकती? पर्वतों पर, पठारों पर, मैदानों में और शीतोष्ण कटिबंधों में क्या एक प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जा सकती? हाँ, अगर हम देखें तो भारत के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है? तो भारत में देखिए
वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और दूसरे की बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। चौथे प्रकार की बात करें तो वो है पर्वतीय वन। पांचवें प्रकार की बात करें मैंग्रोव वन। तो इस प्रकार वनस्पति को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, ये किस हाइट पर पाए जाते हैं, यानी कि इनकी पेड़ों की हाइट कितनी होती है, कितने लंबे होते हैं और कितने यहाँ पर, यानी सदाबहार मतलब सदा मतलब हमेशा बहार रहती है। बहारो फूल बरसाओ, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहारें खिली रहती हैं हमेशा के लिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि पर्ण मतलब पत्ते क्या होते हैं, इसके बड़े होते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीलीय वन तथा झाड़ियां, यानी कि ये है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर यानी कंटीले होते हैं। वन कैसे होते हैं, झाड़ियां कैसी होती है, कंटीली होती है। पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं। अपने आसपास में आपने किक्कर, है ना, ऐसी चीजें देखी होंगी जिन पर क्या होती हैं, किंकर पर जो पेड़ होते हैं यानी पत्ते होते हैं, उनके साथ में क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं। पर्वतीय वन जो पर्वतों पर पाए जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणियों में, ऊंचाईदार पर्वतों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन वो वन जो नदियों का जल और समुद्रों के जल में क्या होता है, मिक्स होता है। वह क्षेत्र जहां पर तटीय भाग होता है, तटीय भाग पर क्या होता है, नदियों का जल भी आता है, मीठा जल भी होता है और खारा जल भी होता है, नमकीन जल भी होता है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, वहां पर इन ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसे जल पाया जाता है, वहां पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है वो 7% भाग पर है। भारत में विश्व की 7% भाग पर मैंग्रोव वन प्रजाति जानती है वो पाई जाती है। आगे देखिए, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। धरातल के स्वभाव, धरातल का कैसा स्वभाव है, इसका वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसी मिट्टी है, कैसी वहां की जलवायु है, तो ये चीजें हैं उन पर बहुत ज्यादा क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। क्या की जाती है, भूमि क्या हो, उपजाऊ हो, ऐसी भूमि पर क्या करते हैं, हम कृषि करते हैं। तो ऐसी भूमि को हम पेड़ों के लिए तो रखते ही नहीं है। तो देखिए, उबड़े तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, क्या हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। वन्य जो प्राणी होते हैं, वन्य जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रहते हैं। आगे है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। अलग विभिन्न जगहों पर क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जो कि विविध प्रकार मतलब अनेक प्रकार की, विविध का मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, देखिए, बलुई मतलब होता है, हमारी भाषा में कहते हैं बालू मिट्टी। क्या कहते हैं, बालू मिट्टी, ठीक है। बालू मिट्टी में क्या मिलती है, हमें कंटीली झाड़ियां मिलती हैं। अभी आपको मैंने चर्चा में लाया था, बताया भी था आपको
कि हमारे क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में हमें क्या मिलेंगे, कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं तथा नदियों के डेल्टा में जो नदियाँ क्या बनाती हैं, जो नदी आ रही है, ये नदियाँ जब समुद्र में गिरेंगी तो वहाँ पर किसका निर्माण करेंगी, डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियों के डेल्टाओं में क्या मिलते हैं, हमें पर्णपाती वन मिलते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन मिलते हैं। ऐसी आकृति के हमें वन मिलेंगे, शंकुधारी वन मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे के बारे में और चर्चा करने वाले हैं, तो आप क्लास कंटिन्यू पढ़ते रहें, जिससे आपका जो भी टॉपिक है वो बीच में न छूटे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। आज के लिए धन्यवाद।